Hello everyone, a beautiful good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel। आज हम बात करने वाले हैं 12th ऑफ मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज हमें बात करनी है सिप्री की रिपोर्ट पर। सिप्री की रिपोर्ट हमें बताती है कि वो कौन से देश है जो सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं या सबसे ज्यादा आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज हम सिप्री की रिपोर्ट पे बात करेंगे। इसके अलावा कुछ समय पहले दिल्ली में इलेक्शन खत्म हुए थे और यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम लॉन्च की है वो हम देखेंगे। त्रिपुरा राज्य में 2 साल हो चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, इसलिए दो नई इनिशिएटिव्स को, दो नई स्कीम्स को लॉन्च किया है, हम वो देखने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे वो पहला कौन सा राज्य है जो अपना खुद का एकदम पर्सनल टाइप का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। और वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है जी? हमारी ये करंट अफेयर्स डेली होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं और आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लिंक को शेयर नहीं किया है तो लिंक को शेयर कर देंगे। पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जीएसटी डिडक्ट नहीं होता है तो इसलिए लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते 12 मार्च है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पर है? तो आप सोच रहे होंगे मैडम ये कैसा क्वेश्चन है, होंगे कहीं तो होंगे, अपने घर पे होंगे। नहीं, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि 12 मार्च को मॉरिशियस का नेशनल डे है और इसमें चीफ गेस्ट कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए ये कहां पर गए हुए हैं? मॉरिशियस गए हैं। तो यहाँ पर आज मॉरिशियस अपना 57th नंबर का नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहा है। 1968 में इसे ब्रिटेन से आजादी मिली थी और 1992 में ये रिपब्लिक हुआ था। ठीक है, इस इवेंट में शामिल होने कौन जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश का आईएनएस इम्फाल ये भी पहुंच चुका है पोर्ट लुइस में। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि 57th नंबर के मॉरिशियस के नेशनल डे में पार्टिसिपेट करने हमारा कौन सा नेवल शिप गया? आंसर हो जाएगा आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल जो है आप लोगों को मैंने प्रोजेक्ट 15B के बारे में बताया है, जिसको हम विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर के नाम से जानते हैं। तो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर का ये 3rd नंबर का डिस्ट्रॉयर है जिसको 2023 में कमीशन किया गया था, जो कि प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। आईएनएस इम्फाल इसका नाम है और ये पार्टिसिपेट कर रहा है मॉरिशियस के नेशनल डे में। आईएनएस इम्फाल की अगर हम बात करते हैं तो इसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने तैयार किया है और इसकी ऑपरेशनल रेंज आप देखेंगे 400 नॉटिकल माइल की है। इसमें हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल भी किया है। तो आपको याद रखना है कि 12 मार्च को हम मॉरिशियस का नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, कुछ समय पहले दिल्ली में इलेक्शन हुए थे। दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? आंसर हो जाएगा आपको, दिल्ली में टोटल 70 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। इनमें से 48 सीट्स पर बीजेपी जीती थी। अब देखिए, जब किसी भी राज्य में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने से पहले जो भी पार्टीज होती हैं वो अपना शपथ पत्र इशू करती हैं। मतलब अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम ये काम पर्टिकुलर स्टेट में करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने कहा था अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम हर मंथ एवरी मंथ 2100 रुपीज महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये अनाउंसमेंट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम 2500 रुपीज यहाँ पर देंगे। कितना देंगे? 2500 रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर महिला समृद्धि योजना को दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, महिला समृद्धि योजना को किसने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट में। दिल्ली में सीएम कौन है? रेखा गुप्ता है। इसमें क्या किया जाएगा? दिल्ली की जो भी महिलाएं हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आती हैं, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है और जिनकी एज आप देखेंगे 21 से 60 ईयर्स के बीच में है, उनको एवरी मंथ 2500 रुपीज का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये है आपकी महिला समृद्धि योजना जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। क्लियर है? 2500 रुपए पर मंथ है और 21 से 60 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए और आपकी जो एनुअल मंथली मतलब एनुअल इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे आसाम राज्य के बारे में। आसाम गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया है और उस बजट में कहा है कि आसाम गवर्नमेंट अपनी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, अपने सोशल इकोनॉमी एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए, नई सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगी जिसका नाम है असम सेट।
ठीक है। आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट जिसका नाम है असम सेट, जिससे आप क्या करोगे, जो एक आपका जो क्रूशियल डेटा है, सोशल इकोनॉमी इनिशिएटिव हमें लेने होते हैं, हमें अपनी बॉर्डर को सिक्योर करना होता है, इसमें मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी ऑपरेशन में करेंगे। आसाम राज्य पहले नंबर का राज्य होगा जो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम है आसाम सेट। अब ऑब्वियस सी बात है, सैटेलाइट बनाना है तो हमें किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद तो लेनी पड़ेगी। तो आसाम गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है इन स्पेस के साथ। इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। इस सैटेलाइट को कंस्ट्रक्ट करने में अप्रोक्सीमेटली 450 से लेकर 500 करोड़ रुपीस का बजट आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया मैंने, आसाम राज्य में 25-26 का जो बजट है वो अनाउंस किया गया है। अब बजट में कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे कि पहला इनिशिएटिव तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आसाम राज्य अपना ओन सैटेलाइट आसाम सेट को लॉन्च करेगा। इसके अलावा आसाम राज्य अपना पहला बैम्बू स्मार्ट सिटी बनाएगा। आसाम राज्य फर्स्ट एआई ब्लॉकचेन पावर टी ऑक्शन सिस्टम को डेवलप करेगा जिससे ट्रांसपेरेंट तरीके से टी की ट्रेडिंग हो सके। तो पहला एआई और ब्लॉकचेन पावर्ड टी ऑक्शन सिस्टम कौन डेवलप करेगा इंडिया का? आंसर हो जाएगा आसाम राज्य। आसाम राज्य इंडिया का पहला ग्रीन पैकेजिंग इंडस्ट्री हब को ओपन करेगा जो कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। एंड आसाम राज्य इंडिया का पहला एआई पावर एंटी डीफेक और साइबर सर्वेलांस लैब को बनाएगा। देखिए, इंडिया का पहला ओन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला राज्य आसाम राज्य है। इंडिया में पहली बार ब्लॉकचेन बेस्ड टी ऑक्शन कराने वाला राज्य आसाम राज्य है। इंडिया का पहला बैम्बू स्मार्ट सिटी आसाम राज्य में बनेगा। इंडिया का पहला ग्रीन पैकेजिंग इंडस्ट्रियल हब आसाम राज्य में बनेगा। इंडिया का पहला एआई पावर एंटी डीप फेक और साइबर सर्वेलांस लैब भी कहाँ बनेगा? आसाम राज्य में बनेगा। तो ये इनिशिएटिव 2025-26 के बजट में आसाम राज्य ने बताए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे T-72 टैंक के बारे में। ये आपको T-72 टैंक देखने को मिल रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे ज्यादा किसी टैंक को इस्तेमाल करती है। हमारी इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा किसी टैंक को इस्तेमाल करती है तो वो यही T-72 टैंक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कहा है, अभी हमारे देश में जो T-72 टैंक है, अब इसमें इंजन होता है, इसमें जो इंजन यूज हो रहा है वो उसमें आपको 780 हॉर्स पावर देखने को मिलेगी। हम इस 780 हॉर्स पावर के इंजन को रिप्लेस करना चाहते हैं 1000 हॉर्स पावर के इंजन के साथ। इसलिए हम यहाँ पे 1000 हॉर्स पावर के इंजन को प्रोक्योर करेंगे कहाँ से? रशिया से। इसलिए हमने $248 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशियन कंपनी के साथ, और T-72 टैंक्स के लिए 1000 HP के इंजन को प्रोक्योर किया जाएगा। अभी हम 780 HP के या हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो T-72 टैंक्स है इसको तैयार किसने किया है? तो T-72 टैंक्स को सोवियत यूनियन की जो कंपनी है जिसका नाम है यूराल बैगॉन जेबॉट, इसने तैयार करने का काम किया है, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है। मतलब इसकी डेवलपमेंट डिजाइनिंग किसने की है? सोवियत यूनियन ने की है, और फिर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया है कहां पर? आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, चेन्नई की जो कंपनी है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, और उसके बाद इस टैंक को डिजाइन किया गया है। इस टैंक की जो रेंज है वो 460 किलोमीटर है ऑन रोड, और अगर ऑफ रोड की बात करते हैं तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। इंडियन आर्मी में फिलहाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कोई टैंक है तो वो T-72 टैंक आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के बारे में। तो सिक्योरिटी बेल्ट जो एक्सरसाइज है वो 3 देशों के बीच में होने वाली एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन ओशियन में चाबहार बंदरगाह के पास आपको देखने को मिलेगी। रशिया, चाइना और ईरान, कौन कौन सी कंट्री है? रशिया है, चाइना है और ईरान है। ये तीनों नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं इंडियन ओशियन में, जिसका नाम है सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज। ये ईरान का जो चाबहार पोर्ट है इंडियन ओशियन में, वहां पर ये एक्सरसाइज होगी, और ये 7th एडिशन है, 7th टाइम है जब तीनों देश आपस में मिलके सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है। कौन कौन सी कंट्री? रशिया, चाइना और ईरान। ठीक। अब यहाँ पे रिसेंटली कई सारी एक्सरसाइज हुई थी, जैसे कि डेजर्ट हंट एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पर? जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास। फिर हमने देखा था 6वां एडिशन हुआ था एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का, इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, जापान में। फिर हमने देखा था 3rd एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई थी, कहाँ पर? फील्ड फायरिंग रेंज।
राजस्थान में। फिर हमने 13th एडिशन देखा था इक्वेरियन एक्सरसाइज का, और ये इंडिया और मालदीव के बीच में होने वाली, इंडियन आर्मी और मालदीव की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तो रिसेंट में एक्सरसाइज हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम और भी न्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे रिवीजन के बारे में कि रिवीजन कैसे करना है। डेली करंट अफेयर्स तो आप लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपको चीजें याद रहती हैं मंथ के एंड तक? आंसर है नहीं, हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है। मैंने फरवरी मंथ की सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करा दी हैं, और यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है नेशनल न्यूज का वीडियो। तो फरवरी मंथ की आप नेशनल न्यूज और गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो को देख लीजिएगा। इसकी जो मैगजीन है वो 13 मार्च को लॉन्च हो जाएगी। तो 13 मार्च को आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से पीडीएफ को, मतलब मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल में हमारे पास 2 मैगजीन अवेलेबल है। पहली मैगजीन है फरवरी मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें फरवरी मंथ का कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स और 100 एमसीक्यू है बैंकिंग पर बेस्ड, और फरवरी मंथ के 300 एमसीक्यू और 1 लाइनर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। ठीक है, चलो अगली कहानी समझेंगे हम, सिप्री की रिपोर्ट। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, वापस से पूछा जा सकता है। सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म होता है। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। ये बताती है बेसिकली थिंक टैंक है, जैसे कि नीति आयोग है हमारा, एक थिंक टैंक है, वैसे ही ये भी थिंक टैंक है। ये निगरानी रखता है, वॉचडॉग की तरह काम करता है कि कौन सा देश है कितने आर्म्स को, कितने वेपन्स को इंपोर्ट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, एटसेट्रा। डिफेंस सेक्टर में आपका बजट क्या है, आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, ये सारी बातें सिप्री की रिपोर्ट में बताई जाती हैं। तो सिप्री ने कहा है कि इंडिया को ओवरटेक कर लिया है यूक्रेन ने। पहले इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता था, लेकिन अब यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसलिए यूक्रेन ने अलग अलग देशों से कई सारे वेपन्स को इंपोर्ट किया है। तो इंडिया को ओवरटेक किसने कर लिया है? यूक्रेन ने कर लिया है, और यूक्रेन सबसे ज्यादा आर्म्स को, वेपन्स को इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं आपको टॉप 5 इंपोर्टर्स के बारे में बताऊं जो सबसे ज्यादा वेपन्स को इंपोर्ट करते हैं, तो ऊपर, सबसे ऊपर आएगा यूक्रेन। यूक्रेन जो कि पूरे ग्लोब का 8.8% कैरी करता है। यूक्रेन के बाद इंडिया है 8.3%, और फिर कतार आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूक्रेन, इंडिया और कतर आपको देखने को मिल जाएगा। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करती हैं। अब जब इंपोर्ट कर रही है तो कोई ना कोई कंट्री तो बैठी होगी जो वेपन्स को डिजाइन कर रही होगी, डेवलप कर रही होगी और उसको एक्सपोर्ट करेगी। तो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा। यूएसए 43% एक्सपोर्ट करता है, मतलब सबसे ज्यादा यूएसए एक्सपोर्ट करता है अपने वेपन्स को, 43%। यूएसए के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद रशिया आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये टॉप 3 इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कंट्रीज याद रखनी है। इसमें कहा गया है कि इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है इंपोर्ट के मामले में, वो 8.3% आपको देखने को मिल जाएगा, और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट। और इंडिया को ओवरटेक कर लिया है यूक्रेन ने। यूक्रेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुका है, और 100 टाइम्स ज्यादा 2015 से लेकर 19 के बीच में जितना इन्होंने इंपोर्ट किया था, उसके कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा इंपोर्ट किया है 2020-24 में। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट के बारे में, तो इंडिया 8.3% इंपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया है। लेकिन इंडिया इंपोर्ट कहाँ से करता है? हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है जहां से हम अपने वेपन्स को इंपोर्ट कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा जो सप्लायर है भारत के लिए वो रशिया है। रशिया से सबसे ज्यादा हम वेपन्स को खरीदने का काम करते हैं, इस बात को याद रखना। तो रशिया जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है भारत का। सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा सप्लायर है फ्रांस। सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर इंडिया का कौन सा है? फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस से हम लोगों ने राफेल वगैरह को भी प्रोक्योर करने का काम किया है। अगर हम इंडिया के नेबर के बारे में, मतलब पाकिस्तान के बारे में बात करें, तो पाकिस्तान का इंपोर्ट भी 61% इंक्रीज हुआ है। और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सप्लाई करने का काम कौन करता है? चाइना करता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का 81% जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, पाकिस्तान के पास जो 81% सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है? चाइना से आपको देखने को मिलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टॉप 10 इंपोर्टर की लिस्ट में चाइना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना के पास वेपन नहीं है, इसका मतलब है कि चाइना इतना सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कि अब इसको
इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो अपना वेपन्स को बना रहा है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 इंपोर्टर की लिस्ट से चाइना बाहर देखने को मिल जाएगा। अगर हम एशिया और ओशिनिया रीजन के बारे में बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये आपको टॉप 10 लार्जेस्ट इंपोर्टर देखने को मिल जाएंगे, और यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूरोप की बात करें तो यूरोप का जो इंपोर्ट है वो 155% इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ वॉर यहाँ पर। और जो नेटो अलाई का काम चल रहा था, नेटो कंट्रीज में ने भी काफी ज्यादा इंपोर्ट किया है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज का जो इंपोर्ट है वो 155% ज्यादा हुआ है। ठीक है, फ्रांस ने ओवरटेक कर लिया है रशिया को और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हमने देखा अमेरिका है, अमेरिका के बाद फ्रांस है और फ्रांस के बाद रशिया है। फ्रांस ने रशिया को ओवरटेक करने का काम किया है। और हमने, इंडिया ने राफेल जो है या स्कॉर्पियन सबमरीन है वो फ्रांस से ही तो प्रक्योर की है। रशिया की बात करें तो रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए गए हैं बिकॉज वॉर के कारण। तो कई सारे सैंक्शन के कारण रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, ड्रॉप हुआ है 64%। स्टिल इंडिया 38% अपना इंपोर्ट कहां से करता है, रशिया से करता है। अब इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, अपने आम बजट को कम करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया के इनिशिएटिव। इंडिया ने 6.21 लाख करोड़ रुपीस का डिफेंस बजट अलॉटमेंट किया था 2024-25 में। इसमें कहा था कि 75% हम बजट का इस्तेमाल अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में करेंगे और इंडिजीनियसली प्रोडक्ट को बनाएंगे और उनको प्रक्योर करेंगे। इसके अलावा हमने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया था। सृजन का मतलब है सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन। इसमें हमें इंडियन वेंडर से ही सामानों को, जो भी प्रोडक्ट्स है उनको प्रक्योर करना है अंडर द सृजन पोर्टल। इसके अलावा इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1.27 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा 23-24 में। अगर हम टॉप 3 डेस्टिनेशंस के बारे में बात करते हैं इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में, यूएस, फ्रांस और अर्मेनिया आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं एफडीआई, तो हमारे डिफेंस सेक्टर में आप एफडीआई देखेंगे तो 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था बाय द ऑटोमेटिक रूट, और 100% यहाँ पे गवर्नमेंट रूट से डिफेंस सेक्टर में आपको एफडीआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 21% इंडिया का जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश में 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे देश का कुछ इनिशिएटिव है डिफेंस के सेक्टर में। ना बात करते हैं सिप्री के बारे में। सिप्री का मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो कि एक थिंक टैंक है। 1966 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, और स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट। ठीक है, वर्ल्ड की पहली कमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च बहुत पहले कर दिया गया था, अभी कमीशन हो चुकी है। तो बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है दिगयंत्र। इस कंपनी ने वर्ल्ड की पहली कमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है एस्कॉट। एस्कॉट का मतलब है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसे स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 की मदद से लॉन्च किया गया था जनवरी के मंथ में, और फाइनली ये कमीशन हो चुकी है। और जो आपका डिग यंत्र है या डिज यंत्र जो है, उसके सीईओ कौन है, अनिरुद्ध शर्मा आपको मिल जाएंगे। ये स्कॉट जो सैटेलाइट लॉन्च की है, जो कि भारत की ही नहीं वर्ल्ड की पहली कमर्शियल स्पेस सर्वेलांस सैटेलाइट है। ये जो छोटी छोटी सी डेबरीज होती है, जो छोटे छोटे 5 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली मॉनिटर करने का काम ये करेगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन रीब्रांड एज अ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ऑन द कॉमनवेल्थ डे। तो कॉमनवेल्थ डे हम 10th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। हमने 10 मार्च को कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया, और उसी ओकेजन में जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है उसका नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ग्लासगो में 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे। अभी लगभग 500 डेज अब देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स को होने के लिए बाकी हैं। इसमें रिले को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ऑफिशियली किंग्स चार्ल्स थर्ड ने यहाँ पर रिले को ऑर्गेनाइज किया गया था, स्पोर्ट्स किंग बैटन रिले ग्लासगो 2026 के लिए। और ये जो रिले है वो 74 नेशन में ट्रेवल करेगी, और ये लॉन्गेस्ट रिले होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में। तो हमें याद रखना है कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे, ग्लासगो में होंगे, और कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ स्पोर्ट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जेपी नड्डा लॉन्च त्रिपुरा गवर्नमेंट
टू स्कीम फॉर द गर्ल्स इन अगरतला। तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। हमारे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जिनका नाम है जेपी नड्डा, इन्होंने 2 वेलफेयर स्कीम त्रिपुरा में लॉन्च की हैं। पहला है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। अब एक एक करके इन स्कीम को देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। ये उन लड़कियों के लिए है, उन गर्ल चाइल्ड के लिए है जिनका जन्म बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में हुआ है। ठीक है। ऐसी फीमेल, ऐसी गर्ल को, ऐसी गर्ल चाइल्ड को 50,000 रुपए की एफडी या 50,000 रुपए का बॉन्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो ये 50,000 रुपए उनको मिलेंगे। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो ये 50,000 रुपए 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा अगरतला की गवर्नमेंट का कहना है। ऑब्वियसली बात, इंटरेस्ट भी मिलेगा और इन्फ्लेशन और जो भी बॉन्ड की वैल्यू तो इंक्रीज होती ही है ना। बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बॉन्ड की जो 50,000 रुपए का बॉन्ड किया, ऐसा एक्सपेक्टेड है जब वो 18 साल की होंगी तो इसकी वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। अब यहाँ पे वो सभी लड़कियां जो कि त्रिपुरा के एफिलेटेड स्टेट बोर्ड में पढ़ती हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती हैं, और अगर उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, काफी अच्छा हायर सेकेंडरी स्कूल में परफॉर्मेंस करती हैं, तो ऐसी 140 स्टूडेंट को स्कूटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के अंदर। त्रिपुरा बात करते हैं तो त्रिपुरा पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, बाद में ये यूनियन टेरिटरी बना और 1972 में त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर है उसे जीरो लाइन भी कहा जाता है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश की बॉर्डर 852 किलोमीटर की आपको मिल जाएगी। ये आसाम और मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगरतला कैपिटल है और डॉक्टर मनिक शाह आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अब कुछ समय पहले की घटना है। मैंने आप लोगों को एनआरओ और एनआरई अकाउंट्स के बारे में बताया था। मैंने कहा है कि कोई फॉरेनर है, कोई अमेरिका का व्यक्ति है जो भारत में कभी रहा करता था, भारत में नौकरी किया करता था, लेकिन अब ये कहाँ चला गया, वापस अपने देश चला गया है। लेकिन अपने देश जाने से पहले इसने यहाँ पे भारत में कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है खरीद ली हो, या फिर इंडिया का कोई पर्सन है जो भारत में पहले रहा करता था, भारत में उसकी प्रॉपर्टी और विदेशों में जाके वो काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे कि अमेरिका से, मतलब जो इसको रेंट मिल रहा है, भारत में जिसको रेंट मिल रहा है वो अमेरिका ले जा रहा है, वो ये अमेरिका से जो संपत्ति अर्जित कर रहा है वो भारत लेकर आ रहा है। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए एनआरई और एनआरओ अकाउंट होते हैं। अब यहाँ पे वीमेन एनआरआई अकाउंट के बारे में बात की गई है, और पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा जो इस तरीके की फैसिलिटी को लॉन्च कर रहा है। So Bank of Baroda has launched a specialized saving account for women NRI, becoming the first Indian public sector bank to offer such a project. ठीक है, इसमें आपको होम लोन, ऑटो लोन कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप अपने डेबिट कार्ड को कस्टमाइज कर सकते हो, आपको लॉकर रेंट पे मिल जाएंगे, और आपको एयरपोर्ट के लॉन्च का एक्सेस भी मिलेगा। इसके अलावा आपका पर्सनल और आपका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेशन 1908 में हुआ था, और देवदत्त चंद्र आपको एमडी एंड सीईओ देखने को मिल जाएंगे। मुकेश कुमार बंसल चेयरमैन है बीओपी के। नेक्स्ट बात करेंगे, एक्सिस बैंक एग्जीक्यूट एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील फ्रॉम द गिफ्ट सिटी आईएफएससी यूनिट। पहली बार है कोई इंडियन बैंक जो कि एयरक्राफ्ट को फाइनेंस कर रहा है, वो भी एक्सिस बैंक, वो भी कहां से, गिफ्ट सिटी गुजरात से। बात समझ में आ रही है। एक्सिस बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू एग्जीक्यूट एन एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, यहाँ पे जो टाटा ग्रुप की कंपनी है एयर इंडिया, एयर इंडिया अपनी एक एआई, मतलब एयर इंडिया अपनी एक फ्लीट खरीद रही है, और फ्लीट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा फाइनेंस कौन कर रहा है, एक्सिस बैंक कर रहा है। एक्सिस बैंक पहला इंडियन बैंक है जो एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग कर रहा है। द डील वाज कंप्लीटेड फॉर एयर इंडिया फ्लीट सर्विस लिमिटेड, जो कि आपकी होली ओन सब्सिडरी है एयर इंडिया की, और एयर इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसके अंदर ये डॉलर में डील साइन हुई है, डॉलर में लोन मिल रहा है। 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जाएगा, और यहाँ पे इसे रखा जाएगा कहाँ पे, जो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अमरावती महाराष्ट्र में, उसके लिए 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, जितने भी स्टेक होल्डर है, मतलब लेंडर, बोरोवर, लॉ फर्म, फैसिलिटी एजेंट, सिक्योरिटी एजेंट, सभी के सभी आपको गिफ्ट सिटी में देखने को मिल रहा है।
ठीक है। एक्सिस बैंक का फॉर्मेशन 1993 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। राकेश मकीजा चेयरमैन है और अमिताभ कांत एमडी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च सी तारा कैंपेन टू मार्क इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे के ओकेजन में मतलब 8 मार्च को सी तारा इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने। कहां पर? तमिलनाडु में। इसका पर्पस है जो महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा हल्के में ले लेती हैं कोई भी बीमारी, थायराइड का भी पता नहीं चलता है फीमेल्स को, तो उनको हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, अवेयरनेस दिलाना है और प्रिवेंट करना है कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कैसे आपको प्रिवेंट होना है और उनको हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। इसलिए सी तारा हेल्थ कैंपेन की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। इसमें 40 प्लस कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, जिसमें थायराइड फंक्शन हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ये सभी टेस्टिंग करने का काम यहाँ पर किया गया था। ठीक है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि कैंसर, डायबिटीज और कार्डिक इलनेस के लिए महिलाओं को या अलग अलग जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। चलिए अगली कहानी समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। होंडा कार्स इंडिया न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ इज तकाशी नकाजिमा। अब यहाँ पे होंडा कार इंडिया के नए प्रेसिडेंट और सीईओ कौन बन रहे हैं? आंसर हो जाएगा तकाशी नकाजिमा बन रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से। और इन्होंने तकुया सुमारा का रिप्लेस किया है, तकुया सुमारा को इन्होंने रिप्लेस करने का काम किया है। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है गरिमेला बालाकृष्णन प्रसाद। ही पास्ड अवे, इनका निधन हो चुका है। ये एक मलयाली आर्टिस्ट थे, एक डिवोशनल सिंगर रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, कंपोजर रहे हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है 2020 में। और गरिमेला बालाकृष्णन प्रसाद जी ने जो तिरुमाला तिरुपति टेम्पल है वहां पर भी गायन करने का काम किया है। इनका निधन हो गया है, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। चलिए अब बारी आती है एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट डबल टाइटल किसने जीता है? तो सिद्धांत भांटिया और एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर डॉन्स्की ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। विच इंडियन बैंक हैज बिकम द फर्स्ट टू एग्जीक्यूट एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट? आंसर हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात करेंगे वो कौन सी कंट्री है जो सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है? आंसर हो जाएगा आपका रशिया, चाइना और ईरान। मार्च 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने माधव नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है। ये भारत का 58 नंबर का, लेकिन मध्य प्रदेश का किस नंबर का टाइगर रिजर्व है? आंसर हो जाएगा 9th नंबर का है। विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर रिसेंटली किर्गिस्तान में हुई है? आंसर हो जाएगा 12th एडिशन हुआ है खंजर एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है विच इज हु इज लीडिंग इंडियाज डेलीगेशन एट द 69 सेशन ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन? तो 69 जो सेशन हुआ था कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन, इसमें लीड करने का काम अन्नपूर्णा देवी ने किया था। अन्नपूर्णा देवी ने यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट किया, जो कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आपको देखती है। अन्नपूर्णा देवी इनका नाम आपको मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले हम लोगों ने 11 मार्च को क्या क्या सीखा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एमसीक्यू को देखेंगे। आई नो थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पूजा हो रही है, कहीं कचड़े की गाड़ी निकल रही है, तो ये थोड़ा सा जब आप कहीं कॉलोनी में रहते हो तो ये सब क्राउड, ये सब चीजें तो होती हैं, थोड़ा बहुत साउंड होता ही है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करके जाइए। अभी फिलहाल आपको शंख की आवाज जैसे कि आ रही होगी। ठीक है। इंडिको इंडिको जो है वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गई है इन द टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी। अमूल आपको देखने को मिलेगा थर्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन इंडिया। सेबी की टोटल इनकम 48% ग्रो हुई है 2750 करोड़ रुपीज, 2075 करोड़ रुपीज इसकी एनुअल इनकम देखने को मिली है। फिर यहाँ पे एसबीआई ने अस्मिता प्रोग्राम की शुरुआत की है जो कि कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करता है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को। पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक। रुपी 112 ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटिक व्हाट्सएप लोन डिसबर्समेंट सिस्टम। पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हमने देखी थी, 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और पोषण अभियान को भी 7 इयर्स कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। फिर यहाँ पे हमने बात की थी बीटी कॉटन के बारे में, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की वेराइटी है जिसका नाम है बोल गार्ड 3। इसकी डिमांड लगातार पंजाब में बढ़ रही है। और अजय देवगन ने अपनी एक एआई ड्रिवन मीडिया कंटेंट क्रिएटर कंपनी बनाई है जिसका नाम है प्रिज्मिक्स।
फिर हम लोग ने देखा था कि मार्क कार्ने, इन्हें कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया है। विकास कौशल एचपीसीएल के आपको सीएमडी देखने को मिल जाएंगे। इयाल जमीर इजराइल के नए मिलिट्री चीफ मिल जाएंगे। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। राजीव शुक्ला जो है वो बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव होंगे एसीसी में, एसीसी के बोर्ड में। और सुमंत कथपालिया के टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एमडी एंड सीईओ है इंडसइंड बैंक के। फिर हमने देखा पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सेकेंड एडिशन नई दिल्ली में होना है। प्रणव वेंकटेश जो कि बेंगलुरु से हैं, चेस प्लेयर हैं और इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप को जीता है। और हमने यहाँ पे ग्लास सीलिंग इंडेक्स पे बात की थी, इसमें टॉप पर कौन है, स्वीडन आपको देखने को मिल जाएगा। अंत में ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे एंड एडवांस में हैप्पी होली। सो मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में और मंथली कंपाइलेशन का वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।